मैं बरखा शर्मा आपका हमारे डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। हम लोग कर रहे हैं एपीओ का फास्ट रिवीजन। एपीओ के फास्ट रिवीजन में अब तक हो चुकी है हमारी एक क्लास एपीओ फास्ट रिवीजन। हमारी लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने देखा था आईपीसी का इंट्रोडक्शन। इंट्रो देख के आए थे, जिसमें हमने बताया था विधि क्या होती है, अपराध कैसे होता है, जो हमारे जैसे जो होते हैं ना अपराध शास्त्री वगैरह, जो इन्होंने जैसे आस्टिन हो गए, कॉक हो गए, कौन कौन से केसेस इससे रिलेटेड थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो हमने देखी है हमारी फर्स्ट नंबर वाली क्लास में। क्योंकि हम जब किसी लॉ को पढ़ने आ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना, ये कौन ने बनाया इसको, ये कब बना था, जैसे इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जैसे लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई 6 अक्टूबर को बना, ये 6 अक्टूबर 1860 को ये बना था। और कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1862 को, यानी 1862 को इसको लागू किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 को बना और 1 जनवरी 1862 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये हमारे एक्ट के बारे में बात हुई थी। आईपीसी 1860 है और इसका एक्ट नंबर है 45। जी हाँ, एक्ट नंबर 45। इसका मतलब जब 1860 था उसमें 45 नंबर पे ये एक्ट लागू हुआ था। तो आप लोगों को इसका नंबर भी याद होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही हमने मेंस रिया का कॉन्सेप्ट देखा था। प्रयत्न क्या होता है, तैयारी क्या होती है, कौन सा व्यक्ति होगा जो अपराध करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में देखी थी। तो जिन लोगों ने इस लेक्चर को अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया है, हमारी एपीओ की सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कुल कितने सेक्शंस हैं। तो 511 सेक्शन है इसके अंतर्गत। 511 तो सेक्शन है। और हमने देखा 6 अक्टूबर 1860 को बना था और 1 जनवरी 1862 यानी 1862 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, अधिनियम की संख्या आपने देख लिया, हमने 45 है। इसका जो प्रारूप किसने तैयार किया था? लॉर्ड थॉमस बैकबिंटन ने तैयार किया था और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये बना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारी भारतीय दंड संहिता होती है, इसमें जो भी दंड वगैरह रहते हैं उनके उपबंधों को एक साथ करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन की बात। सबसे पहला वाला सेक्शन है संहिता का नाम व उसके प्रवर्तन का विस्तार। संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, यानी टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। जब भी हम किसी एक्ट को देखते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहला वाला सेक्शन यही बात करता है कि आखिर उस एक्ट का क्या नाम है, एक्ट का क्या नाम है, इसको कब लागू किया गया था, कब बनाया गया था। तो सबसे पहले इसका नाम है भारतीय दंड संहिता, यानी इंडियन पीनल कोड, आईपीसी कहते हैं हम लोग शॉर्ट में इसको। और इसका विस्तार कहाँ पर है? एक्सटेंट है इसका संपूर्ण भारत पर। क्या शुरू से संपूर्ण भारत पर था? जी नहीं, शुरू से संपूर्ण भारत पर नहीं था। 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पर लागू है, अर्थात इसमें J&K भी शामिल कर लिया गया है। तो जब तक J&K में हमारा आईपीसी लागू नहीं हुआ था तब तक क्या वहाँ पे दंड विधि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था? जी बिल्कुल था, वहाँ पे दंड विधि के संबंध में प्रावधान। तो वहाँ पे चलती थी रणवीर दंड संहिता, यानी आरपीसी, रणवीर दंड संहिता चलती थी, रणवीर पीनल कोड चलता था वहाँ पे। ठीक है, और अब क्या चलता है? अब ये चलता है हमारा आईपीसी। ठीक है, तो इसका मतलब जो आईपीसी है अब जम्मू कश्मीर के साथ संपूर्ण भारत पर लागू है। कब से लागू है? 31 अक्टूबर 2019। ये डेट आपको याद होनी बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए सेक्शन नंबर 2 क्या बात कर रहा है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। इसका मतलब पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो जब हम जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, क्षेत्राधिकार की बात करते हैं हम, तो 2 तरीके की होती है जुरिस्डिक्शन। सबसे पहले होती है टेरिटोरियल, टेरिटोरियल होती है यानी क्षेत्रीय। और फिर ये होती है हमारी सेकंड वाली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ठीक है, तो जो 2 सेक्शन है, टेरिटोरियल का मतलब हो गया विद इन इंडिया, मतलब भारत में, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब हो गया बियॉन्ड इंडिया, यानी कि भारत के बाहर। तो इसमें जो सेक्शंस है ना वो भी इसी तरीके से डिवाइड हुए हुए हैं। सबसे पहले जो 2 सेक्शन डिवाइड हुए हुए हैं तो वो बात करते हैं, सबसे पहला बात करता है सेक्शन 1, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका मतलब होता है
एक्सटेंड कहाँ पर होगा, ये सब चीज़ें। तो हमने देख के आया था कि भाई सेक्शन 1 है, इसका नाम है आईपीसी, कहाँ पर लागू होता है, होल इंडिया यानी कि संपूर्ण भारत पर। ठीक है, अब इसका जो सेक्शन 2 आता है वो बोलता है कि यह चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन मतलब इसी से ही क्या होता है, जो हमारी आईपीसी होती है ये स्टार्ट होती है एक तरीके से। तो ये ऐसे बोलता है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो ऑफेंस किया जा रहा है वो किया जा रहा है भारत के अंदर, ऑफेंस इन इंडिया। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। तो हर व्यक्ति, अब व्यक्ति की डेफिनेशन के लिए हमको कहाँ जाना चाहिए, इसके लिए जाना पड़ेगा हमको सेक्शन नंबर 11 की तरफ। तो ये आपका एक होमवर्क है कि आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आपको जो वर्ड लग रहे हैं और हमको डिफाइन करा हुआ मिलता है आईपीसी में, तो उनको आपको पढ़ना है, जिससे कि आप क्या करेंगे, साथ साथ इनको भी देखते हुए चलेंगे। अब व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आता है, कोई कंपनी हो गई, संगम हो गया, व्यक्ति हो गया, निगमित हो गया, या अनिगमित कैसा भी हो सकता है। ठीक है, कंपनी, संगम, व्यक्ति, निकाय, चाहे वो क्या हो, निगमित हो या नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब the word person includes any company or association or body of the person whether incorporated or not। ठीक है, तो हर व्यक्ति, तो व्यक्ति के लिए 11 व्यक्ति, व्यक्ति कितने हैं, 11, तो इससे हमको सेक्शन याद हो सकता है, 11 व्यक्ति। हर कार्य या लोप के लिए, अब ये जो कार्य और लोप है ना, इसको भी हमारी आईपीसी ने डिफाइन कर रखा है। तो कार्य लोप कहाँ पे डिफाइंड है, 33, यानी कि सेक्शन नंबर 33 बोल रहा है कार्य या लोप के लिए। कार्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि ए ने किया बी का मर्डर, तो मर्डर करने के लिए उसने कोई काम किया, जैसे कि उसने बंदूक उठाई और इसके ऊपर चला दी, तो ये कार्य किया। अब लोप क्या होता है, ओमिशन क्या होता है, कि भाई बी है, बी इसको खाना देने का कर्तव्य है किसका, ए का, ए है जेलर, बी है कैदी। ठीक है, इसको ए को खाना देना है सुबह और शाम, लेकिन ए क्या करना चाहता है, बी को मारना चाहता है, तो ये इसको दोनों टाइम खाना नहीं देता है, नहीं देता खाना। खाना देने का क्या कर रहा है, लोप कर रहा है, मतलब इसका खाना देने का कर्तव्य है, कार्य है, लेकिन वो कर नहीं रहा, तो क्या कर रहा है, वो लोप कर रहा है। तो हर व्यक्ति कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, यानी कि जिसका वो इंडिया में दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। यानी कि जैसे ए ने बी की हत्या करी, तो हत्या का जो अपराध हमारी आईपीसी में दे रखा है और उसके लिए जो दंड दे रखा है, पनिशमेंट दे रखा है, उस दंड से वो व्यक्ति दंडित किया जाएगा। यानी हर व्यक्ति कार्य या लोप के लिए जिसका वो भारत के अंदर दोषी होगा, इस संहिता यानी कि आईपीसी के अकॉर्डिंग दंडनीय होगा, अन्यथा दंडनीय नहीं होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो वर्ड लिख रखा है वो हर व्यक्ति लिख रखा है, यहाँ पे हर नागरिक या सिटीजन नहीं लिख रखा। तो व्यक्ति में कौन शामिल होगा, व्यक्ति में इंडियन यानी कि जो नागरिक होते हैं और अनागरिक होते हैं, यानी कि भारतीय और विदेशी। भारतीय यानी कि इंडियन और फॉरेनर्स यानी विदेशी, दोनों लागू होते हैं। यानी कि जो सेक्शन 2 है ये अप्लाई होता है हर व्यक्ति पे, और व्यक्ति में विदेशी और जो हमारे इंडियन होते हैं यानी कि भारतीय जो होते हैं, उन दोनों पे ये लागू हो जाएगा, यानी ये सेक्शन दोनों से गवर्न होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है भारत से परे, भारत से परे किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। तो क्या किया जा रहा है, भारत से परे किया जा रहा है। तो अभी आपने देखा था, हमने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात की थी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की जब बात की थी तो इसमें 2 सेक्शन कवर हो जाएंगे, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए एक्ट की लैंग्वेज क्या बोल रही है कि भारत से परे, ये हमारा भारत है। अब भारत से बाहर जाके, भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, यानी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ। ठीक है,
भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वे कार्य भारत के भीतर ही किया गया था। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता है, मान लीजिए घूमने गया है और बाहर जाके अपनी वाइफ के संग कोई हत्या वत्या कर देता है, ठीक है, ए और बी है, हस्बैंड वाइफ है, बाहर जाके घूमने गया, ए ने क्या किया, बाहर जाके अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो उसको इंडियन लॉ के अनुसार ही दंडित किया जाएगा हत्या के अपराध के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत का नागरिक यानी कि जो इंडियन होता है जब बाहर जाता है तो वो अपनी भारतीय विधि को साथ में लेके जाता है, ठीक है ना। वो क्या दिखाता है, हमारा इंडियन पासपोर्ट है, हम लोग इंडियन है, ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर विदेश में जाएंगे और वो लोग अलग ही नजर आते हैं, जैसे फॉरेनर्स हमारे यहाँ आते हैं तो अलग नजर आते हैं, तो वही चक्कर होता है कि अगर हम फॉरेन में जाएंगे तो हम लोगों के भी अलग, जैसे हमारी भाषा अलग होती है, ठीक है ना, स्किन अलग होती है फॉरेनर, तो उससे क्या होता है, हम लोग अलग पहचान में आते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि भारत का जो नागरिक होता है वो जब अपने साथ जाता है तो अपना लॉ साथ में लेके जाता है, और अगर उसने ऐसा कुछ अपराध किया तो उसको भारतीय विधि के अनुसार इस संहिता के अकॉर्डिंग ही दंडनीय किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है। सेक्शन नंबर 4 बोल रहा है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता विस्तार, ठीक है, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, यानी एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। तो क्या होगा इसके अंतर्गत कि भारत से बाहर किसी इंडियन के द्वारा अपराध किया जाता है, इंडिया में रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट में किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है, या कोई व्यक्ति भारत से बाहर कंप्यूटर को टारगेट करते हुए अगर कोई अपराध करता है तो उसको कहा जाएगा कि भाई उसने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही अपराध किया है, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये हमारे लिए है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। अब आप बोलेंगे भारत के बाहर क्या मतलब होता है, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे भारत है तो अब ये भारत के ऊपर जो आकाश भारत के अंदर अंदर आएगा तो ये भारत का ही तो आकाश होगा, और अंदर जितनी भी जमीन भारत के अंदर अंदर होगी तो ये भारत की तो जमीन मानी जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि भाई इंडिया में रजिस्टर्ड किसी, या इनका जो समुद्र होगा तो इसके जो समुद्र में जहाँ जहाँ तक भारत फैला है अगर वहाँ पे कोई अपराध किया जाता है, ये जो शिप है वो बाहर गया, रजिस्टर्ड शिप है, एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट में कोई अपराध किया तो वो भी क्या माना जाएगा कि भाई उसने इंडियन लॉ का क्या किया है, वॉयलेंस किया है, ठीक है, इंडियन लॉ का, यानी कि उसको हमारी आईपीसी के अकॉर्डिंग ही दंडित किया जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने भारत से बाहर या फिर इंडिया में रजिस्टर्ड शिप में, ठीक है ना। एक वेब सीरीज देखी थी मैंने, उसमें ऐसे था कि भाई वो जो एयरक्राफ्ट होता है, वो शिप होता है ना, शिप, वो शिप चल जाता है दूसरी साइड में चल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इंडियंस होते हैं, इनको क्या होता है, वो चोर होते हैं ना जो समुद्री डाकू वगैरह, वो इनको घेर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं इसको, कि भाई अब इसमें से ना कोई बाहर जा सकता है ना आ सकता है, ऐसे कर लेते हैं। तो फिर उसको जो हमारी इंडियन जो होती है राजदूत वगैरह जो होते हैं, फिर उनसे कांटेक्ट करके उस शिप को बचाया जाता है ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें होती है। तो अगर इसके अंतर्गत भी कोई अपराध किया है तो वो किस में माना जाएगा कि भाई हमारी इंडियन रजिस्टर्ड शिप में अपराध किया है। जैसे आप देखते हैं कि आतंकवादी होते हैं, प्लेन को सीज कर लेते हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें आती है कि भाई इसको करते हैं। और फिर या फिर ऐसा होता है कि भाई कोई कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करते हुए, जैसे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं आजकल, तो कोई कभी किसी के हैंग कर लेता है। आप देखते हैं ना, कई लोग बोलते हैं हमारा फेसबुक हैंग कर लिया गया है, हमारा व्हाट्सअप हैंग कर लिया गया है, कृपया आगे से अगर इससे कोई मैसेज आ रहे हो तो उसको हमारे मैसेज नहीं माने जाए। तो अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर है और जो भारत के कंप्यूटर को टारगेट करते हुए अगर कोई अपराध करता है, जैसे मान लीजिए किसी के मैसेज फॉरवर्ड कर दिए, कोई गलत तरीके के वीडियोस वगैरह डाल दिए, तो वो क्या होगा, वो इस सब चीज़ों से गवर्न हो जाएगा और उसको साइबर क्राइम में ले लिया जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर का यहाँ पे वही अर्थ है जो कि होता है आईटी एक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा, यानी 2000 का जो सेक्शन है 21K। देखिए अब के मैंने लिखा है, हिंदी नहीं लिखी, या तो आपको देखिए ट्रिक है, या तो आप इन सेक्शंस को हिंदी में ही याद कीजिए या फिर इनको आप इंग्लिश में ही याद कीजिए, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें याद कीजिए। पर मेरे अकॉर्डिंग मानेंगे तो आपको इंग्लिश में इनके ये जो होते हैं ना, जैसे 21K 2A 2B 2C ऐसे करके ना आपको इनको इंग्लिश में याद करना चाहिए। जो इंग्लिश के होते हैं वो हमको ज़्यादा याद रहते हैं ये वाले, ठीक है ना। और इनको कहाँ डिफाइन किया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021K में कंप्यूटर को डिफाइन किया गया है। देखिए बेसिकली जो हमारे एपीओ में सेक्शन है ना वो 1 से लेके 4 तक है, लेकिन अब जब 4 तक आए गए हैं, एक अकेला सेक्शन 5 को छोड़ने से क्या मतलब है, एक बार उसको भी देख ही लेते हैं।
सेक्शन 5 बोल रहा है कुछ विधियों पर इस अधिनियम के द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाना। तो किस पर नहीं डाला जाएगा? जो भारत सरकार के जो सेवा के अधिकारी होते हैं उन पर, और आर्मी के ऑफिसर जिनको विद्रोह के अभित्यजन यानी म्यूटिनी और डेजर्शन पे ये लागू नहीं होगा, या फिर लोकल और स्पेशल लॉ जो होते हैं उनके प्रोविजन पर। अब क्या इस लोकल और स्पेशल लॉ को भी कहीं डिफाइन किया गया है हमारे आईपीसी? तो अगर अभी आप लोगों के पास एक्ट है तो आ जाइए सेक्शन नंबर 41 और सेक्शन नंबर 42। ये दोनों किसकी बात करते हैं? विशेष विधि और स्थानीय विधि। विशेष विधि क्या होती है? जो किसी विशेष लॉ पर लागू होती है। सेक्शन 41 स्पेशल लॉ किस पे लागू होता है? विशेष पे, यानी कि जैसे पॉक्सो एक्ट है, विशेष हो गया बच्चों से रिलेटेड। एसटी एससी हो गया, विशेष हो गया जो हमारी एसटी एससी जनजाति वगैरह, जाति जनजाति वगैरह होती है उनके ऊपर। ठीक है, अब आप बोलेंगे स्थानीय विधि यानी कि लोकल लॉ क्या होते हैं? तो लोकल लॉ क्या होते हैं? हर स्टेट का अपना लोकल लॉ होता है। जैसे कि हो गया राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा, जैसे कि हमारा एक्साइज एक्ट है जो हमारे एपीओ में भी आ रहा है, तो राजस्थान का एक्साइज एक्ट हो गया। तो ये किस पे लागू हो रहा है? ये लागू हो रहा है विशेष क्षेत्र पे। विशेष क्षेत्र क्या हो गया? राजस्थान हो गया। तो इस तरीके से ये इन पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये हमारे 1 से सेक्शन, जो 1 से लेके 5 सेक्शन थे चैप्टर 1 में, वो हमने कंप्लीट किए। अब देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आप वन लाइनर भी मान सकते हैं इनको, और ये वो हैं जो कई एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव लाने के बजाय मैं सीधे इनके आंसर्स लेके आई हूँ, जिससे कि आपको पता हो कि भाई ये इसका आंसर है। ठीक है, एबे सदे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर हमको सीधे ही आंसर याद होगा तो हमको इसका फायदा रहेगा। ठीक है, बाकी आपको एमसीक्यूज तो आपको सेल्फ भी निकालने ही है कि भाई जब आपको टाइम मिले, जैसे अभी हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक कर लिया था इंट्रोडक्शन वाला, तो आप जाके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के एमसीक्यूज निकाल सकते हैं कि भाई और कौन कौन सी डेफिनेशन है जो रह गई है, या और कौन कौन से जो राइटर्स थे उन्होंने कौन सी बात की है, और कौन सा मैगजीन हो सकता है। तो ये सारी बातें आप क्या कर सकते हैं, साइड में क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो जो चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ अब। तो सबसे पहला है कि आईपीसी की धारा जो 2 है वो अंतर प्रादेशिक अधिकारिता का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। तो याद करना है आपको कि सेक्शन 2 अंतर प्रादेशिक अधिकारिता का सिद्धांत, सेक्शन 2 अंतर प्रादेशिक अधिकारिता का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, हर व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो या राष्ट्र का हो, इस संहिता द्वारा किए गए कार्य या लोप का दोषी होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति लिखा हुआ है तो कोई भी व्यक्ति होगा, उसमें भारतीय भी होगा और विदेशी भी होगा, लेकिन जहाँ नागरिक वर्ड लिखा हुआ होता है तो वहाँ पे इंडियन की बात की जाती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति का हो, कास्ट का हो, राष्ट्र का हो, सिटीजन का हो, इस संहिता यानी कि इस कोड के द्वारा, जो कि हमारी होती है आईपीसी, इसके द्वारा किए गए कार्य यानी कि एक्ट और लोप यानी कि ओमिशन का क्या होगा, दोषी होगा। भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती। अब किस किस पे लागू नहीं होती, ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में कि भाई किस पे लागू नहीं होती। तो राजनयिक अभिकर्ता, युद्ध अपराधी और विदेशी शत्रु, इन पे अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, राजनयिक अभिकर्ता, युद्ध अपराधी और विदेशी शत्रु पे ये अप्लाई नहीं होती है। अपराधी की मात्रा यहाँ पे गलत है, अपराधी ऐसे होता है। ठीक है, मात्रा सही कर लो। एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसे आईपीसी सेक्शन 4 में भारत में भी विचारित किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा था एक भारतीय नागरिक जाता है, अपना जो लॉ है वो वगैरह लेके जाता है, अगर वो वहां जाके अपराध करेगा तो देखा था ना कि भारत का कोई नागरिक है विदेश में जाके अपराध करता है तो वो दंडित किया जाएगा आईपीसी के अकॉर्डिंग। क्या जो भारत का नागरिक है यानी कि इंडियन की बात हो गई, युगांडा में हत्या करता है, हत्या के अपराध के लिए वह युगांडा और भारत कहीं पे भी दोषित किया जा सकता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन यूं का यूं आता है कई बार। भारतीय दंड संहिता कब से प्रवर्त हुई, 1 जनवरी 1862 से। तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क है कि भाई जो चैप्टर 1 है, सबसे पहले तो चैप्टर 1 इसमें जितने भी सेक्शंस हैं वो यूं के यूं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको इसके निकालने हैं एमसीक्यू, इसके बाद आपको देखनी है इसकी इलस्ट्रेशंस यानी कि दृष्टांत। ठीक है, ये 3 काम करने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ में, और आप इसको कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आपको अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास।
साथ ही आप अपने दोस्तों को भी इसके संग शेयर कीजिए कि भाई हाँ, एक सीरीज चल रही है जो कि आपके लिए हेल्प करेगी। अभी एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम से पहले, अगर एग्जाम से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। अब जब अगली क्लास आएगी तो उसमें आएगा चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 आएगा तो उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक बार आप इसको एक बार रीड आउट करके आए कि भाई आखिर इस सेक्शन में या इस चैप्टर में हमको क्या क्या बता रखा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आएगा, 6 से लेके 52A तक, 6 से लेके 52A तक। तो आप लोग एक बार इस चैप्टर को रीड आउट करके आ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।